चलिए भाई, तो हम लोग अपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा एक न्यूक्लियस है स्टेबल रह पाता है, कितना स्टेबल रह पाता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। हमारे जो आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या था, क्यों मास और एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं, क्यों की तो बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, पर हाँ कैसे होते हैं ये हम बता पाएंगे। किस तरह से वो इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब मास का जो चक्कर है एनर्जी से, वो आइंस्टाइन ने कैसे बताया, बेसिक रफ आइडिया लेंगे हम। ध्यान रख लें, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में हैं। मॉडर्न फिजिक्स में चीजें हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं, तो उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया करो। बहुत सारी चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी, बट आप लोगों को फिर भी क्या है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं तो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो आने वाले भविष्य में कि आप फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखें। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ने की इच्छा है, जैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा तेजी से इच्छा हो रही है कि मेरे को आगे और पढ़ाई करनी चाहिए स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, ऐसा मेरा अंदर से कूद कूद के मन बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में अगले 1-2 साल में मैं कहीं फिजिक्स पढ़ने के लिए जाऊं। तो फिजिक्स जो है वो इतना इंटरेस्टिंग सा है, उससे क्या होता है कि आप अगर इंटरेस्ट लेते हो फिजिक्स पढ़ने में, तो आपको मतलब कभी आप उससे दूर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको रियल लाइफ की सिचुएशंस बताता है। ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ऐसा केवल फिजिक्स के लिए नहीं होता है, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या पसंद आता है। ठीक है, फिजिक्स टायरसम काम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो टायरसम काम है। अब नो ऑफेंस, लेकिन जो बायोलॉजी है वो मेरे को थोड़ा सा टायरसम लगता है, वो मेरे को लगता है। पर फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से एग्जिस्टेड है उनको याद करना है। यहाँ पर मतलब फिजिक्स में आपको चीजें ढूंढनी होती हैं, एक्चुअली आप चीजों को ढूंढ रहे होते हो। मुझे ऐसे लगता है जब आप एमबीबीएस करते हो या कुछ और, तो उसमें आप प्री एग्जिस्टिंग ज्यादा पढ़ते हो, नया थोड़ा सा कम पढ़ते हो। आपकी आपको ये सिखाया जाता है कि जो एग्जिस्ट करता है उसको बहुत अच्छे से करें। तो दैट ऑल्सो अट्रैक्ट सम पीपल, बट नॉट मी। तो ये सबकी अपनी अपनी बात है भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मेरा ये अल्टीमेट है कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो उसको प्यार करो, सब्जेक्ट से प्रेम करना बहुत जरूरी है। तो मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे एएमयू में दे रखे हैं और किलोग्राम्स में दे रखे हैं। एएमयू में वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद करनी है। ये जो वैल्यूज हैं हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में दी हुई और थोड़ी सी अलग दिखें। ये एएमयू की वैल्यूज है हमारी, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में दी जाएं और थोड़ी सी आपको अलग लगें। ठीक है, ये एएमयू की वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में दी जाएं और इससे अलग मिलें, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यूज आपको एग्जाम में मिले, क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनको थोड़ा याद कर लो, आप आइडिया ले लो, मेरा बस कहने का तात्पर्य है आइडिया। आइडिया क्या लेते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है बहुत छोटी सी वैल्यू है, और जो प्रोटॉन है उससे काफी बड़ा है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन भारी होता है। ये आपको आइडिया मिलना चाहिए। हम लोग के पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसके हिसाब से यदि आप एक न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन निकलता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आप एक न्यूट्रॉन को तोड़ते हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक प्रोटॉन निकलता है। अब फिर और भी उसके अंदर अंदर की खास बातें हैं, बहुत सारे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन की एक बहुत ही सुंदर सी मास एनर्जी रिलेशन है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। देखिएगा क्या होता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन। कौन आया है आज, शिक्षा नहीं आई क्या? शिक्षा नहीं है, दिव्यांशी तो है। हाँ दिव्यांशी बताना जरा, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? EINSTEIN, TEIN। दिव्यांशी, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही सुंदर सी मास एनर्जी रिलेशन दिया, जिसको हम लोग बड़े प्यार से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। E = mc²। यहाँ पर इसको डेल्टा एम लिखते हैं हम लोग। C², C इज द स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट। ये आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन है। डेल्टा एम हमारा मास लॉस कहलाता है। Here delta m is known as mass loss. What do we mean by mass loss? तो हम जरा ऊपर का डायग्राम उठा के ले आते हैं इसको। ये जरा हम ध्यान से देखते हैं। ये जो है वो बना कैसे है, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो अगर ये ZXA होता है, मान लो ये X एटम है, इसका Z एटॉमिक नंबर हो गया, A मास नंबर हो गया। यदि ये ZXA होता है तो यहाँ पर आप देखिएगा ये Z नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर के बना होगा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर के बना होगा। तो यहाँ पर Z मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे हम, ठीक है, प्लस A माइनस जेड, A माइनस जेड न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होगा। यही कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा एक न्यूक्लियस बन गया। यही सारी गड़बड़ हो जाती है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के तो बना है ये आइटम, लेकिन इसका जो मास है वो अलग होता है। जैसे कि ये टोटल जो आइटम है, इसका अगर हम मास लेते हैं, टोटल जो आइटम है ये, इसका मास लेते हैं, और ये जो आइटम है इसका मास लेते हैं, ये दोनों मास एक से आने चाहिए थे, लेकिन ये थोड़े से अलग अलग आ जाते हैं। हमारे साथ यही सारा का सारा इसका लफड़ा है, मास लॉस। तो जैसे इसका मास जो है हमारा m आ गया, m, ये हमें गिवन होगा, मास ऑफ एटम हमें, मास ऑफ न्यूक्लियस हमें गिवन होगा कि क्वेश्चन में या किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी ये मास ऑफ न्यूक्लियस हमें दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो उसके बनाने वाले पार्टिकल थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो मास था, उनको जब हमने जोड़ा तो वो वास्तविक जो हमारा न्यूक्लियस बना उसके मास से थोड़ा सा उससे ज्यादा है, मतलब जो आइटम बना है वो छोटा रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मास का थोड़ा सा लॉस हुआ होगा। तो मास का थोड़ा सा बने, भले ही बने वो इससे हैं, लेकिन मास में थोड़ी सी कमी आई है। एज वी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, एज वी ऑब्जर्व्ड हेयर, ऑब्जर्व्ड हेयर मतलब जिससे मिलके बना है उससे कम मास रह गया, मतलब कहीं ना कहीं मास का थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। एफ जी ऑब्जर्व्ड हेयर कि जो जेड एम पी और ए माइनस जेड एम एन में से हमने एक मतलब देखा ये हमारा अधिक था, किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस, जहां पर m जो है हमारा मास न्यूक्लियस, एटॉमिक मास नहीं, एक्चुअल मास की बात हो रही है। एटॉमिक मास से मास न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा कम सा रहता है। अब ये कम क्यों रहता है? ये आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो यहाँ पर मास का लॉस होता है वो इनको आपस में जोड़ने में जो एनर्जी क्रिएट होती है उसमें चला जाता है, मतलब इनको बनाने में जो एनर्जी खर्चा होती है वो वहां पर चला जाता है। सो मास लॉस वी कैन से, सो मास लॉस डेल्टा एम किधर चला गया? ये कितना हो गया? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, मास ऑफ न्यूक्लियस। एम हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है, ध्यान रखिए। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। किसी को भी पूछना हो आप अपना हैंड रेस करें और तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे, कोई समस्या नहीं है, कितनी भी बार पूछेंगे तो।
तो हमने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया वो यही किया कि हमारे पास मास लॉस हो रहा है, और आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये जो तुम्हारा मास लॉस होता है ये कहाँ चला जाता है। आइंस्टाइन ने हमसे कहा भैया जो तुम्हारे मास में लॉस आ रहा है ना वो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में लग गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने लड्डू बनाने थे, तो हमने इंग्रेडिएंट लिए, कुछ हमने बूंदी ले ली, कुछ हमने घी ले लिया, कुछ हमने चीनी ले ली। तो इन सबको आइटमों को जब हमने अलग अलग करके तौला और मिलाया तो वो हमारा आइटम जो था, इंग्रेडिएंट जो था वो था कितना, 1 किलोग्राम का। लेकिन उसके बाद जब हमने लड्डू बना लिए तो हमारे जो लड्डू थे वो 1 किलोग्राम से एक आध 2 ग्राम, मतलब 999 ग्राम या 980 ग्राम कुछ रहे। तो 1 या 2 किलोग्राम जो है, या चलो 10 15 20 ग्राम जो है वो कहाँ चला जाता है, वो बहुत सारा खर्च हो जाता है। कहाँ खर्च हो जाता है वो बहुत सारा हमारा, वो भाई साहब बहुत सारा खर्च हो जाता है। जैसे लड्डू बना रहे हो तो हाथ में चिपका रह जाता है, बर्तन में चिपका रह जाता है, मतलब ये इसेंशियल है। अगर आपको लड्डू बनाने तो आपको उसको पकड़ के दबाना पड़ेगा, अगर आप नहीं दबाओगे तो आपके हाथ में नहीं लगेगा और लड्डू बनेगा ही नहीं। यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो एनर्जी चाहिए थी लड्डू बनाने के लिए वो आपके हाथ ने दी, यानी कि वो जो हुआ वो उसका लॉस हो गया। यही यहाँ पर होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा जोड़ने के लिए जो वहां पर एनर्जी चाहिए होती है वो मास में से ही आती है। और फिर जब आइंस्टाइन ने ये बात प्रूफ कर दी तो इसका मतलब था जब ये फूटेगा, मतलब न्यूक्लियस जब टूटेगा तो वहां से बहुत सारी एनर्जी निकलनी चाहिए। तो ऐसा होता भी है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों रिएक्शंस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो फ्यूजन फिजन जो है हमारा न्यूक्लियर का टूटना, उसमें एनर्जी निकलती है। आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के बाद ही न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार हो पाया था। अगर कोई अपन से पूछता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार, तो हम बताएंगे भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस एनर्जी मास रिलेशन से ठीक तरीके से हो पाया था। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि एनर्जी और मास का रिलेशन होता है, और इस एनर्जी मास के रिलेशन मतलब जो मास है वो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो मास है। अब अगर तुम थोड़ा सा और डीप में इसमें चले जाओगे तो तुम ये अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि कहाँ मास है और कहाँ एनर्जी है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हर चीज एनर्जी से मिलकर के बनी है, या फिर हर चीज मास है पर वो मास हमारे एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहा है। तो मास और एनर्जी की बाउंड्रीज न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम जाते हैं तो गायब हो जाती है, मतलब हमें मास पता ही नहीं चलता है भी क्या है कि नहीं है। और कई सारी थ्योरीज तो ऐसी हैं कि एनर्जी बहुत तेजी से वाइब्रेट होती है, भाई बहुत हेविली वाइब्रेटिंग एनर्जी क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ मास। तो एनर्जी ही मास का इल्यूजन क्रिएट करता है, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी एनर्जी ही हैं, और ये मास का एक इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा है हमारे पास, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक व्यू है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और अंदर चले जाते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हमारा थोड़ा सा अलग रहता है। तो एज वी ऑब्जर्व हेयर, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन जो है वो जिससे बना है वो ज्यादा था, किससे कंपेरेटिव टू जो मास बन के आया है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, यानी कि न्यूक्लियस जो कंप्लीट आया है वो उसका कम है। तो यानी कि कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ये मास का लॉस इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन दिस मास लॉस इज, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी। हाँ बेटा हैरी, कौन है आप, बोलिए आप कौन है, मैं तो आपको आज पहले दिन देख रहा हूँ, बताएं। ऑडियो कनेक्ट नहीं की बच्चे ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी दिस lost mass is converted in form of energy। फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारा ये लॉस्ट मास जो है वो कन्वर्ट हो गया है। उसके हिसाब से E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम की वैल्यू है, डेल्टा एम हमें जरूरत पड़ेगा तो हम आइंस्टाइन की ये मास एनर्जी रिलेशन जो है हम उसमें यहाँ पर फिट कर देंगे। ये आइंस्टाइन का डेल्टा एम सी स्क्वायर है, डेल्टा एम की जगह हम ये वैल्यू फिट कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान मैंने आपको जो ऊपर ए एम यू वैल्यूज दिखाई हैं वो उसमें आपको काम में आएंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। तो यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्जन होता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी कन्वर्जन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ऐसे लिखते हैं इसे, इक्विवेलेंस।
मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब 1 AMU। मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसको हम ऐसे करेंगे 1 AMU, तो 1 इंटू कितना 1.6, एक एमयू में कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 1.660540 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये किलोग्राम हो गया। सी स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 AMU। अब ये क्या है, आज से पहले आपने एनर्जी के कन्वर्जन्स देखे होंगे, उन एनर्जी सॉरी कोई भी कन्वर्जन्स देखे होंगे यूनिट के, तो आप देख रहे होंगे एक टाइप की यूनिट को हम दूसरे टाइप की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो रहती एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है, मतलब एक उससे क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे में बदलते हैं, जैसे कि हम न्यूटन को डायन में बदलते हैं, मतलब SI से CGS में बदलते हैं, लेकिन वो है तो फोर्स की यूनिट। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक यूनिट है हमारी मास की, ये मास की यूनिट है, और ये जो 931.5 आई ये एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी का यूनिट है। तो हमने यहाँ पर मास का एनर्जी से रिलेट कर दिया, यही एक थोड़ा सा अच्छी बात है, यही इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग बनाती है मॉडर्न फिजिक्स में डालने का कारण यही था कि यहाँ पर हम मास को एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे, जो लॉस्ट मास होगा वो एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज किलोग्राम में ना रख करके, आने वाले उसमें आपको वैल्यूज किलोग्राम में ना रख करके आपको AMU में रखना है, और जितना AMU आ जाए मास लॉस उसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा करके आपको एनर्जी का इक्विवेलेंस निकल आएगा, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी निकला है। ठीक है, इस एनर्जी को जो डेल्टा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। अरे करिए ना बेटा, देख नहीं रहे आप, करिए करिए करिए, ठीक है। यस सर। तो आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन जो है, ये हमारी इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। दिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। हेयर E is also known as binding energy. E is equals to delta M C square is also known as binding energy. ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर एक चीज और आपको थोड़ी सी समझनी है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन तो जानते हैं ना, क्यों भाई साहब, न्यूक्लियन जानते हैं कि नहीं? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता न्यूक्लियन क्या होते हैं? सर जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं सर, कौन कौन पाया जाता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम मिला देते हैं तो कितना निकल के आता है? कितना निकल के आता है? मतलब ZXA में Z हो गया एटॉमिक नंबर, A हो गया मास नंबर, तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या कैसे पता करोगे? कौन बताएगा? अंकित, बोलो। सर वो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को डिवाइड कर देंगे बस दोनों के बस एडिशन। बस संख्या जो है, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन मिलाकर ही तो मास नंबर बनता है, कि नहीं बनता? बोलिए। यस सर, यस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आपका, ये डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस कौन सा स्टेबल रहेगा, कौन सा स्टेबल नहीं रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही आपका डिसाइड करता है
कि आपका कौन सा स्टेबल रहेगा एटम और कौन सा स्टेबल नहीं रहेगा। फिर कुछ चीजें और है, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने देख लिया, और अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनता है मास नंबर के साथ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ हमारे कर्व बनता है, जो ये रहा। ये कर्व आपको याद करना है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है, ये कर्व आपको याद करना है। किस तरह से ये कर्व हमारा बनता है, हम वाई एक्सिस पर हमने लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब हर एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी है। इसके लिए एग्जांपल देने के लिए मैं ये, इससे हमें ये पता चलता है कौन कितना स्टेबल है। जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक है वो हमारा ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो कम स्टेबल है। बिल्कुल ये इतना सिंपल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसके पास कम है वो कम स्टेबल है। तो बताइएगा आपको यहाँ पर सबसे अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी दिखाई दे रही है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको यहाँ पर किसकी दिखाई दे रही है? आयरन। आयरन की। आयरन की आपको कितनी दिखा रही है? 8 से थोड़ी सी ज्यादा ना, है ना? यस तो ये होती है ऑलमोस्ट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे अगर नेचर में और आजू बाजू और हमारे डेली दिनचर्या में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है? कोई मटेरियल एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास है और हम देख पा रहे हैं उसको, तो वो क्या है? आयरन। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन मिलता है हमें? आयरन। अपने पूरे उसमें प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा हमें आयरन मिल सकता है। मिलता है अलग बात है, मिल सकता है। हम इसमें जरूर थोड़े से अशुद्धियां मिलाते हैं, पर वो इसको मजबूत करने के लिए मिलाते हैं और फिर उसको हम कहते हैं स्टील। तो स्टील छोड़ दो, आयरन, आयरन की ही बात करो। तो अगर आयरन को तुम रख दो और सोचो कि देखो हर चीज, हर मेटल, हर एलिमेंट कुछ भी हो वो ऑटोमेटिकली डिके होता है। चाहे वो कितना ही स्टेबल हो चाहे कितना ही अनस्टेबल हो, वो डिके होता है ऑटोमेटिकली। स्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि परफेक्टली स्टेबल है, यानी कि जीवन भर तुम्हारा आयरन का आयरन ही रहेगा। चेंज इज द कोर्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में चेंज तो बिल्कुल ही फिक्स्ड है, वो तो चेंज तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, यूनिवर्स में जो चेंज के बारे में बात हो रही है, चेंज तो है ही है, चेंज का तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर काम की बात ये है कि कम चेंज होगा। मतलब आपका जो आयरन है 26 Fe56, ये सबसे कम डिके होता है पर यूनिट टाइम, सबसे कम डिके होता है। डिके मतलब ये कब सबसे कम खत्म होता है? हर चीज खत्म होती है ऑटोमेटिकली। अगर तुम रख के चले जाओ और लाखों साल बाद आओ तो तुम्हें वो चीज कभी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल ही कुछ दूसरा ही एलिमेंट बन गया होगा। हजारों सालों, करोड़ों सालों पहले की डायनासोर की हड्डियां और जो सब थे जैविक चीजें, सारे पेड़ पौधे पत्ते, वो सारे के सारे आज हमें तेल के रूप में मिलते हैं। वो बदल चुके हैं, उनका एलिमेंटल स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो समय के साथ ये होता है कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर बदलते रहता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बदलता है? जब उसमें डीके होता है या कुछ और प्रोसेस होती है। बेसिकली हम यहाँ पर डीके की बात कर रहे हैं और अदर प्रोसेस की नहीं। डीके होता है, ऑटोमेटिक डीके होता है। तो आयरन का डीके सबसे कम होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी। जीडीपी के हिसाब से तो भारत हमारा काफी अच्छी पोजीशन में है, टॉप 10 में को टॉप 4 5 में आता है, 6 में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जीडीपी के हिसाब से भारत की स्थिति तो बहुत प्यारी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत की स्थिति बहुत खराब है। जीडीपी के हिसाब से कुवैत की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। बहुत खराब तो नहीं लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से कुवैत टॉप पे है। तो यानी कि पर कैपिटा यानी कि पर पीपल, जो देश के प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, इस पर निर्भर करता है, ना कि ओवरऑल पर निर्भर करता है कि देश अमीर है या गरीब है। अमीर देश उसको बोलते हैं जिसके पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि उस देश के लोग ज्यादा ताकतवर होंगे जिनके पास प्रति व्यक्ति आय अधिक है, प्रति व्यक्ति पैसा ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम अधिक है।
लेकिन जीडीपी से उतना फर्क नहीं पड़ता देश के अमीर या गरीब होने पे। उसी प्रकार पर न्यूक्लियन पे, जैसे हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियन है और उसमें हमारे पास एनर्जी भी बहुत सारी है, लेकिन वो बट जाएगी ना बहुत सारे लोगों में। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके घर में बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, तो वो तो हर बच्चे को आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो आप तो कमजोर होते ही जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इसका पर कैपिटा का, सॉरी पर कैपिटा कह रहा हूँ, ये हमारे उसका बाइंडिंग एनर्जी का। और कौन अच्छा रहेगा कौन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो some nuclei with mass number is less than 20 have large binding energy per nucleon as per neighbor। जैसे हमारे पास कुछ हैं, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और Ne क्या होता है? नियोन। Ne क्या होता है? Yes, sir. Neon होता। हाँ, नियोन होता है। तो ये जो होते हैं हमारे न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबल, ये हमारे नेबर से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और 56 के बाद के जो होते हैं उनके पास बाइंडिंग एनर्जी तो अधिक होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उनके पास उतनी अधिक नहीं होती। हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन। तो ये जो होते हैं हमारे, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं अपने आजू बाजू। लेस देन 20 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ए जो है हमारा एटॉमिक मास जो है, लेस देन 20 की बात कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ये तो हमने बताई दी कि किसके लिए सबसे अधिक होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी, आयरन के लिए सबसे अधिक होती है। और न्यूक्लियाई जिनका 56 से अधिक है, मतलब आयरन से ऊपर है, तो इनकी न्यूक्लिया तो बढ़ती है, लेकिन उनकी जो वो है पर न्यूक्लियन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है जाती है। पर न्यूक्लियन ड्रॉप्स टू 7.5 MeV। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बहुत सारी रेंज तक ये काफी कुछ कांस्टेंट से रहते हैं, बहुत देर तक ये काफी कुछ कांस्टेंट से रहते हैं। जो 238 तक, यहाँ पर अगर आप देखें 100 से लेकर 150 तक बहुत ज्यादा अंतर हो ही नहीं रहा। मतलब अगर पूरा देखो 56 से बाद बहुत ज्यादा डिक्रीज होती नहीं है, लेकिन ये कम होते होते 7.5 तक, 7.5 MeV तक चली जाती है। ये यूरेनियम की बात हो रही है, 238 तक पहुंचते पहुंचते ये काफी कुछ कम हो जाती है। आई भैया बात समझ में? न्यूक्लियर जो हमारे एटम्स हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर निर्भर करता है कि कौन कितना अच्छा हमारा स्टेबल होगा। तो वो उतना अच्छा स्टेबल होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है। अब एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन। मतलब हर न्यूक्लियन में मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ये पैकिंग फ्रैक्शन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे कोई बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। तो कई बार टर्मिनोलॉजी हमें नहीं पता होती है और हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात, वैसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो यही है जो हमने पढ़ा है, ज्यादा जो स्पेशल है वो यही है। लेकिन हम पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह 2-3 चीजें और हैं वो पढ़ लेते हैं। कौन बताएगा पैकिंग फ्रैक्शन? अभी मैंने बताया क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? M-A/A। M-A/A। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है हमारा मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन,
It is the mass defect per unit nucleon. Mass defect, defect की स्पेलिंग गलत लिखना ना, DE सिंगल F होता है, DEFECT. mass defect per unit nucleon. तो स्मॉल f बराबर डेल्टा m अपॉन a, डेल्टा m अपॉन a, ये हमारा हो जाता है मास। डेल्टा m की वैल्यू अपन को पता ही है, क्या होता है, Z MP प्लस A माइनस Z MN, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z MN में से मास ऑफ एटम घटा दो, मास ऑफ न्यूक्लियस घटा दो, डिवाइड बाय A कर दो ये। और अगर इस पूरे में C का गुणा कर दो, इस पूरे आइटम में C स्क्वायर का गुणा कर दो, तो वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बन जाता है। अगर हम C स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बन जाता है हमारा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है हमारा डेल्टा M, एक मिनट, M माइनस A अपॉन A, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, M माइनस A अपॉन A होता है। M माइनस A अपॉन A, M माइनस A अपॉन A। ठीक है, ये वेयर मास ऑफ न्यूक्लियस और A मास नंबर, मास ऑफ न्यूक्लियस और A मास नंबर। Packing fraction measures the stability of a nucleus. Smaller the value of packing fraction, larger the stability of nucleus. ये just इसके packing fraction के थोड़ा सा उल्टा है। इससे हम वो पता करते हैं स्टेबिलिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ सीधा रिलेशन है इसका। जितना F की वैल्यू छोटा होगी उतना हमारा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ग्राफ है जो बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ से थोड़ा सा अलग होता है, देख लो। पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर, यहाँ पर F है और मास नंबर A है। पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर, इसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं। तो F जो नेगेटिव में है हमारा, A की वैल्यू उसके लिए क्या कहते हैं, आयरन के लिए काफी कम होता है, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। मास डिफेक्ट हमने बता ही दिया। ठीक है, मम्मी तो यहाँ पर हम आगे एक चीज, एक क्वेश्चन और आते हैं आपको, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का Q वैल्यू निकालना। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का Q वैल्यू निकालना, Q वैल्यू यानी कि एनर्जी वैल्यू निकालना, द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, पढ़ा है कि नहीं? एक में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एक में एनर्जी रिलीज होती है। यस बताओ सर। क्या नाम? yes, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ, एक में गर्मी निकलती है और एक में गर्मी लगती है, मतलब कुछ रिएक्शन कराने के लिए आपको गर्म करना पड़ता है और कुछ रिएक्शन से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपनी
Q वैल्यू और एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, Q वैल्यू और एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा जब दो आइटम मिल करके हमारा एक कुछ बनाते हैं उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट न्यूक्लियर हैं वो किसी इंसिडेंट पार्टिकल की वजह से टूट जाते हैं। कोई एक बड़ा सा पेरेंट न्यूक्लियस है उससे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट पार्टिकल होते हैं या फिर हमारे कुछ भी होता है, या फिर एक कंपाउंड न्यूक्लियाई टूटता है और उससे दूसरे कंपाउंड न्यूक्लियाई बनते हैं और फिर प्रोडक्ट पार्टिकल बनता है और कुछ एनर्जी निकलती है। ठीक है, समझना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है। एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जनरली जो होता है हमारी मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए पहले फिजन की हम बात कर सकते हैं। कोई एक पेरेंट न्यूक्लियर होता है और उसमें इंसिडेंट पार्टिकल गिरता है, पेरेंट न्यूक्लियर होता है, इंसिडेंट पार्टिकल गिरता है और वो हमारे ऐसे बन जाता है पेरेंट पार्टिकल। इसकी वजह से, ए के आने की वजह से रिएक्शन होती है, इंसिडेंट पार्टिकल, और ये हमारे प्रोडक्ट या डॉटर, और ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब भी हो सकती है या निकल भी सकती है। हमारी एनर्जी हो गई जो कि अब्जॉर्ब भी हो सकती है और निकल भी सकती है। क्यू वैल्यू या एनर्जी वैल्यू जो होती है हमारी, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज during any nuclear reaction is called Q value of the nuclear reaction, energy absorbed or release, energy absorbed or release, Q value of nuclear reaction, the energy absorbed or release is called the Q value of reaction। इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर जूल, या फिर इंटू 931 AMU। ठीक है, इसमें मास क्यू वैल्यू के लिए हम लोग कर सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ, ये जो है हमारे रिएक्टेंट भी कहलाते हैं, रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट भी कहते हैं हम, और उसके अलावा उनको प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो मैंने पहले लिख लिया है। तो क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास में जो लॉस होता है वही क्यू वैल्यू आएगा। क्यू वैल्यू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर जूल, और इसमें सी स्क्वायर का गुणा करो ही नहीं, क्या करो, इधर इसमें सी स्क्वायर का गुणा भाई साहब करो ही नहीं, आप क्या करो, इंटू 931 MeV क्यू वैल्यू के लिए
आप डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यू वैल्यू निकाल दो, क्योंकि छोटे होते हैं। एक एक एटॉमिक रिएक्शन के लिए, मतलब एक एक एटम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एनर्जी निकलती है हमारी, वो एक एक एटम की जो हम बात कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारी निकलती है वो हमारी बहुत छोटी होती है, लेकिन कंबाइंडली वो बड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसे एक एक एटम न्यूक्लियस की बात करें तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी निकल सकती है। ठीक है, अब दो तरह की रिएक्शन होती है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हमें पता ही है, जैसे कि आपको पता होगा। यदि Q हमारा नेगेटिव में है, Q नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। और Q अगर हमारा पॉजिटिव में है तो एनर्जी रिलीज होगी। बस, पॉजिटिव में रिलीज और नेगेटिव में अब्सॉर्ब, सिंपल। देखो ज्यादा ही डार्क सा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। Q वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे पता चल जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, Q वैल्यू और एनर्जी वैल्यू, ये हमारा स्टेबिलिटी वाला जो है वो एकदम से सटीक से हो गया। ठीक, जो हमारी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन भी आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी आता है, मतलब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन रिएक्शंस के लिए। तो ये भी है। तो कौन कौन से कंजर्वेशन जो है, मास नंबर एंड चार्ज नंबर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, नाइदर ग्रेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज जो पार्टिकल जो है बन बिगड़ सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन और मास नंबर हमें तो हमारा हमेशा कंजर्व रहता है, जितना मास नंबर है। हम मास बदल जाता है लेकिन मास नंबर कंजर्व रहता है। ध्यान रखिएगा, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन हमारा मास नंबर कंजर्व रहता है और चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम भी हमारा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम भी हमारा कंजर्व रहता है। और एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी जो मास से एनर्जी बन गई वो भी, उसको भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। मास से एनर्जी बन गई, टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टोटल एनर्जी आफ्टर, टर्म Q इज एडेड टू बैलेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये वाली बात सुनना जरा, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हम लोग ने पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर अगर तुमसे कोई कहे, अगर तुम भी हमसे कहो कि सर देखो यहाँ पर तो मास से एनर्जी बन गई है, तो एनर्जी इज क्रिएटेड है, तो वो वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी अभी भी बनी नहीं है, एनर्जी अभी भी मास से कन्वर्ट हुई है। ठीक है, वहां पर मास जो था, ऐसे समझेंगे हम कि मास एक एनर्जी ही थी, बट वो मास के फॉर्म में था। ठीक, तो मॉडर्न फिजिक्स में आ गए हैं, थोड़ा सा चीजों को और अंदर तक समझना पड़ेगा। और अंदर तक की पहली बात आपने समझी कि जो मास होता है वो एक्चुअली मास होता है कि नहीं होता है, इस पे थोड़ा सा विवाद है। और ऐसे कहा, अरे तो कितना चिल्लाती हो तुम माइक ऑन करके? ऐसे बीच में नहीं चिल्लाया करो। तो मास जो होता है हमारा, वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो अगर हम मास को भी उसमें कंसीडर करें तो मास तो टोटल एनर्जी पहले की और टोटल एनर्जी बाद की हमारी कंजर्व ही रहती है। ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी हमारी टोटल पहले की और एनर्जी हमारी टोटल बाद की हमेशा कंजर्व ही रहती है।
ठीक है, ध्यान रखोगे इसको क्या? बताओ। यस सर। फिजन रिएक्शन जानते हो क्या? न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, कौन बताएगा? न्यूक्लियर फिजन बोलिए। फ्यूजन में सर वो फ्यूजन में पार्टिकल्स टूट जाते हैं और फ्यूजन में मिल जाते हैं। तो यूरेनियम वाली फिजन रिएक्शन पता है क्या? 238 होता है ना सर उसका। किसका 238 होता है? यूरेनियम। यूरेनियम 238 की बात हो, टूटता कौन है यूरेनियम 238? सर न्यूट्रॉन में बदल जाता है सर वो। किसमें? न्यूट्रॉन बदल जाता है किसमें? क्या बोल रहे हो तुम? क्या टूटता है किससे? कौन बताना चाहेगा? सर यूरेनियम 235। बेरिलियम और क्रिप्टन में टूट जाता सर। ठीक है, कौन सा यूरेनियम टूटता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, सर यूरेनियम 238? 235। सर 235। क्यों टूटता है, कब टूटता है, कैसे टूटता है? जब सर उस पे न्यूट्रॉन है। मतलब न्यूट्रॉनों की मतलब न्यूट्रॉन्स की सर बमबारी की जाती है जब। अंकित तुम क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे सर, न्यूट्रॉन जब अटैक कर। न्यूट्रॉन जब अटैक करता है तो हमारा जो रहता है वो यूरेनियम 235 वो पहले यूरेनियम 236 में बदलता है। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो आपको शुरू करते हैं हम जरा। तो जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक जो न्यूट्रॉन होता है वो आकर के यूरेनियम 235 को टकराता है। टकराते ही क्या होता है, वो यूरेनियम 236 में बदलता है। अब यूरेनियम 236 और यूरेनियम 235 में अंतर ये है कि यूरेनियम 236 जो है वो हाईली अनस्टेबल एटम है, हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस या एटम होने की वजह से वो क्या है, तुरंत टूट जाता है। मतलब न्यूट्रॉन अगर नहीं आता, यूरेनियम 235 बना रहता, तो यूरेनियम 235 इतने आसानी से नहीं टूटता। लेकिन न्यूट्रॉन के आने से वो यूरेनियम 236 में बदल गया। न्यूट्रॉन में केवल मास होता है, उसका एटॉमिक नंबर तो कुछ होता नहीं, यानी कि उसमें चार्ज तो कुछ होता नहीं है। तो जो न्यूट्रॉन होता है हमारा, वो आकर के उसके मास नंबर में एक वृद्धि कर देता है। न्यूक्लियस फिर एक 236 होने के बाद वो टूट जाता है। और यूरेनियम 236 किस में टूटता है? बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज और टोटल मास, टोटल चार्ज और टोटल मास नंबर, चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारे फिक्स्ड रहते हैं सारी उसमें, लेकिन वो बाकी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या, एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन की वजह से टूटा और उसमें बेरिलियम क्रिप्टॉन केवल नहीं बने, उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी बने। वो 3 न्यूट्रॉन अगले 3 न्यूक्लियस में जाकर के यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में अटैक करते हैं और फिर उनसे टूटते हैं और फिर 3 नए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन हमारी 2 तरह की होती है। न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं हम यहाँ पर। चेन रिएक्शन कहते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड चेन रिएक्शन। हम न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं किसका? यूरेनियम 235 का। एंड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन ये था हमारा, इसकी जो आपको प्रोसेस है हमारी, जो वो है यूरेनियम 235 ये न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम 236 में बदलती है और फिर उसके आगे वो बदलता है। तो इधर लिखेंगे हम, यूरेनियम 235 बेचारा खुश था, अचानक से एक न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 92 यूरेनियम 236 था, अचानक से एक
वो आया, ये मिलकर के 92U236 बनाया। ये जो 92U236 है ये फिर टूटा, किस किस में टूटा? 56 बेरिलियम 142, सर बेरियम है, बेरियम सॉरी बेरिलियम है, सर बेरियम है। सर बेरियम। ठीक है चलो। बेरिलियम तो बी होता है ना, बीई, एक हाइड्रोजन, तो हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, वो बेरिलियम है। वो मेरे को एटॉमिक न्यूक्लियन वाला थोड़ा सा मुंह पे रह गया। प्लस 36 क्रिप्टॉन 91 प्लस 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन बनते हैं 30N1 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा 235 ऑन इट्स ओन नहीं टूटता है, 236 टूटता है। ध्यान रखिएगा 236 टूटता है, 235 नहीं टूटता है। तो जो एनर्जी निकलती है एक में, वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। आपको इसके क्वेश्चन भी आएंगे, देख लीजिएगा। ये जो एनर्जी निकलती है क्यू वैल्यू, जो लगभग 236 की निकलती है। दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.8 डिवाइड किससे कर देंगे 235 से, तो 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी निकलती है। तो अगर हम 200, तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड, दिस न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन, और उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूट्रॉन होती है। वो बहुत तेज होते हैं। तो अगर हमें उन्हें चेन रिएक्शन कराना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। इतने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं कि जो अगले 3 न्यूक्लियस से टकराते हैं जब वो, तो वो टक्कर करके वापस आने के चांसेस होते हैं। मतलब किसी चीज में घुसने के, देखो उनको अगर तोड़ना है तो उसको घुसना पड़ेगा न्यूट्रॉन में ना। अगर मान लो उसमें यूरेनियम 235 में अगर मान लो न्यूट्रॉन बहुत तेज होगा, तो वो घुसने के बजाय टक्कर करके वापस आ जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? बोलो। मैं कह रहा हूं फास्ट न्यूट्रॉन से आपका फिजन रिएक्शन नहीं होता है। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं हमारे फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, आपको इनको स्लो करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे स्लो करोगे आप? कैसे स्लो करोगे न्यूट्रॉन को? आप कैसे स्लो करोगे, कौन बताएगा? ये फास्ट, मैं ये कह रहा हूं, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से आपकी रिएक्शन नहीं होती है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। तो कैसे होता है ये? सर वो मतलब अट्रैक्ट करके मैग्नेट वगैरह से कुछ। क्या अट्रैक्ट करके मैग्नेट वगैरह से कुछ? मैग्नेट सर किसी और से, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल ही तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा ना, या चार्ज्ड मटेरियल ही तो चार्ज से अट्रैक्ट होगा ना। लेकिन न्यूट्रॉन तो ना तो मैग्नेटिक है ना चार्ज्ड है। हैं? सर कोलाइड करा देंगे सर किसी दूसरे से। हम समझे नहीं। सर किसी दूसरे को टकरा देंगे सर उससे। तो टकरा देने से फिर वो इधर उधर भाग जाएंगे ना। तुम्हें तो उसमें करना है न्यूक्लियस में, ऐसे कैसे हो पाएंगे? सर ओके। कुछ एक बढ़िया सा वो सिस्टम है यार इसका। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो न्यूट्रॉन को अगर आपको स्लो करना होता है, जो ये हाइयर काइनेटिक एनर्जी लेकर के ये न्यूट्रॉन तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, भग रहे होते हैं, ये वाले छोटे छोटे जो नहीं है, ये न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन तुम्हारे जो भग रहे होते हैं, इनको रोकने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है। स्लो न्यूट्रॉन जो टक्कर होती है वो हमारे स्लो न्यूट्रॉन से होती है। ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रॉन हमारे हैं वो स्लो न्यूट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ये हमें कैसे मिल गए? ये मिल गए हमें फास्ट न्यूट्रॉन। तो अगर आपको इनको स्लो न्यूट्रॉन में बदलना है, तो इनके लिए किसी एक उसमें से, फास्ट हैं बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो इनको स्लो करना है। तो इनको स्लो करने के लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत तेजी से गेंद पानी में फेंकता हूं, तो पानी में जाकर गेंद स्लो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो हाँ या ना। यस सर।
एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही करते हैं हम। यहाँ पर हैवी वाटर D2O या फिर कुछ और हमारे पास मॉडरेटर्स होते हैं जिससे हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में बदल लेते हैं, जिससे कि रिएक्शन हो पाती है। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट चाहिए नहीं आपको, आपको चाहिए स्लो। स्लो के लिए आप उन्हें स्लो करते हो। करने के लिए अगर आपको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है, जैसे चेन रिएक्शन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, अगर आपको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है तो आप बहुत सारा सिस्टम उसमें बनाते हो और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारा सिस्टम होता है। मैं आपको पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का समझा दूंगा। आपको चीजें काफी कुछ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल्ड चेन, देखो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर वो होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, लेकिन हाँ हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जरूर पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लें। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो काम होता है, जो मेन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, आपका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको, वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नामक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपको जनरेटर में अंदर मैग्नेट के भीतर कॉइल घुमानी पड़ती है। करंट, वो कंडक्टिंग कॉइल को घुमाते हो, यानी कि उसमें से फ्लक्स का परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है और वो इंड्यूस्ड करंट ही आपकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो सिस्टम देख लें यहाँ पर, कितना सुंदर सिस्टम है कि ये जो जनरेटर है उसमें आपका टरबाइन घुमाना है। टरबाइन घुमाने के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो ये कूलेंट आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये कूलेंट जो है पूरे में भरा हुआ है इधर इधर। ये जो कूलेंट है आपका, ये कूलेंट क्या है, गर्मी लेकर के जाता है। किस में जाता है गर्मी लेकर के? एक वाटर हीट एक्सचेंजर जिसको हम कहते हैं, पानी भरा होता है। अब ये कूलेंट क्या करता है, इस ठंडे पानी में से निकलता है। कूलेंट गर्म हो चुका होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, खूब सारी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, गर्म हो रहा है कूलेंट। कूलेंट गर्म होके वाटर को गया, खुद तो ठंडा हो गया लेकिन वाटर को गर्म कर दिया, गर्म कर दिया वाटर को, और सुपर हीटेड स्ट्रीम बन गई, लगभग 1000 डिग्री सी की स्टीम बन गई। और वो स्टीम हम क्या करते हैं, टरबाइन में घुमाते हैं, और फिर उसको हम अलग टरबाइन में घूमने के बाद वो स्टीम ठंडी हो जाती है और फिर से वाटर बन जाती है, और वाटर को हम फिर से इसमें घुमा देते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में होता क्या है, कूलेंट से हम गर्म कर, जैसे अगर हमें बाकी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहां भी हम पानी को गर्म करते हैं, लेकिन वहां गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर जैसे कूलेंट है ना ट्यूब में भरा हुआ, वहां पर थर्मल पावर प्लांट में ट्यूब में कूलेंट ना भर करके ट्यूब में गर्म हवा होती है, जो कोयले के जलने से निकलती है। कोयले के जलने से गर्म हवा निकलती है, ट्यूब बने होते हैं, और ट्यूब से उनको हम भर देते हैं और उसमें पानी में से गुजार देते हैं उन ट्यूब से गर्म हवा को। तो वो पानी जो है गर्म हो जाता है, भाप बन जाता है, वो भी सुपर हीटेड स्टीम बनता है, लगभग 700 800 1000 डिग्री सी की। और 1000 डिग्री सी पर सुपर हीटेड स्टीम से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन के बाद वो फिर ठंडा होकर कंटिन्यू चलता रहता है। और कूलेंट भी उसी तरह वाटर से ठंडा होकर के दोबारा जाता है इधर, चारों तरफ चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगा रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर के चक्कर लगाते रहता है, और खुद गर्म हो जाता है, फिर ठंडा करता होता है, और पानी को गर्म करता है, पानी से टरबाइन घुमाते हैं, एंड सो ऑन प्रोसेस चलती रहती है। ये वाली मेन कूलेंट का काम समझ में आया बच्चा लोग सभी को? बताओ भैया, कूलेंट का काम समझ में आया कि नहीं आया? कूलेंट सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कूलेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। कूलेंट में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कूलेंट में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। वाटर, CO2 और लिक्विड नाइट्रोजन हम कूलेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये फ्यूल एलिमेंट है। फ्यूल एलिमेंट जो है भाई साहब, चाहते तो हम लोग हैं कि यूरेनियम 235 मिले, पर क्या हमें यूरेनियम 235 मिलता है क्या? नहीं समझ में आ रहा?
हमको क्या यूरेनियम 235 मिलता है क्या? भारत में यूरेनियम होता है क्या? कौन से देश में यूरेनियम होता है? अरे कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कुछ यूएस में कुछ होता है, तो बहुत सारे अलग अलग देशों में यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम वो लोग देश, कोई देश नहीं देता यूरेनियम, बड़ा बॉम्ब बनाने की व्यवस्था है, कौन सा देश देगा? अब अमेरिका जो है कितने यूरेनियम, कितने बॉम्ब बना चुका है? अमेरिका के पास होंगे 15-20 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब, रशिया के पास होंगे 10-12 हजार, भारत के पास है 150-200, पाकिस्तान के पास भी 100-125 है। तो अब डिपेंड करता है ना किसको ज्यादा जरूरत है। अब ये लोग जबरदस्ती के बॉम्ब बना के अगर बैठे हैं अमेरिका वगैरह, तो फिर तो क्या करना, क्या कहना किसी का। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि फिजन जो के लिए जो मटेरियल अपन को चाहिए होता है, यानी कि जो फ्यूल एलिमेंट जो है, वो होना तो चाहिए यूरेनियम 235, लेकिन यूरेनियम 235 नहीं होता है तो थोरियम भी हो सकता है और प्लूटोनियम के आइसोटोप भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूल एलिमेंट के लिए हम लोग यूरेनियम भी लेते हैं, थोरियम भी लेते हैं और प्लूटोनियम के आइसोटोप भी लेते हैं। फिर उसके बाद ये कैडमियम की रॉड, कैडमियम की रॉड जो होती हैं वो कंट्रोल मटेरियल्स होते हैं, कैडमियम जो है कंट्रोल मटेरियल होते हैं। दीज अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन, कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये, कैडमियम की रॉड जो है वो कंट्रोल करती हैं किसको? न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? अब्सॉर्ब कर लेती हैं। आपको अगर रिएक्शन को बंद करना है या कम करना है तो आप कैडमियम की रॉड को अंदर घुसा दोगे, अंदर घुसा दोगे तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन बन रहे हैं उनको कैडमियम अब्सॉर्ब कर लेगा, कैडमियम अब्सॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं तो काम खत्म। यहाँ पर मॉडरेटर क्या है? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। तो कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर जो है ग्रेफाइट और हैवी वाटर, D2O। कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर जो है वो है ग्रेफाइट और D2O। ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। और कूलेंट के लिए हो गया। बस ये 4 चीजें हैं, इनके नाम याद कर लेना। आपको पूछा जाता है, पूछा गया है कि किसको हम कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसको हम मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल एलिमेंट भारत में क्या रहता है? थोरियम भारत में अधिकता में है, ध्यान रखिएगा, अधिकता में है, मतलब थोरियम एक लो क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है, उसके लिए थोरियम एक लो क्वालिटी का फ्यूल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है अभी जो आ चुकी है, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोरियम को कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से यूरेनियम में और फिर उसको करवाते हैं, है मतलब फिजन लाइक बना लेते हैं। जो हमारे पास लो क्वालिटी का फ्यूल होता है यूरेनियम, मतलब लो क्वालिटी का फ्यूल होता है, उसको हम वापस से अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बना लेते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरह की ये चीजें हो गई हमारी। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की, अगर ये हो गया बस, न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट, ये सब हो गया। प्रोटेक्टिव शील्ड वगैरह बाकी सब तो बेकार है, ये समझ लो। जो जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लाल रंग में लिख दी हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप उनको याद कर पाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन छोड़ देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद आते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी पर। ये वाला टॉपिक देख लो अगर किसी को कुछ पूछना है एक बार। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको हम कहते हैं, पूछ लो भैया किसी को कुछ समस्या है तो। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर, किसी का कुछ पूछना है तो। अब ऐसे मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा दिया। पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो भैया दुनिया के कई देश हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर जानते ही नहीं कि कैसे बनता है, काम कैसे करता है, बाकी तो छोड़ ही दो। तो टेक्नोलॉजी इसकी बहुत ही क्रिटिकल है और उसको पब्लिक भी नहीं किया जाता है, पढ़ाया भी नहीं जाता है किसी को कहीं पर भी, जब तक कि तुम बिल्कुल अंदर ना पहुंच जाओ, रिसर्च ना करने लगो। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। सर कूलेंट का वर्क समझ में नहीं आया सर। किसका? कूलेंट का? कूलेंट का हाँ, फिर से बता देते हैं। कूलेंट क्या करता है? गर्मी लेकर के जाता है और पानी को गर्म करता है। कूलेंट जो भरा रहता है वो पानी को गर्म करता है। कौन से पानी को? जो हीट एक्सचेंजर में पानी होता है। हीट एक्सचेंजर नाम का एक बड़ा सा बर्तन होता है,
उसमें ट्यूब बना रहता है, जैसे सामने बना हुआ है, उस ट्यूब के अंदर कूलेंट रहता है और बाकी में पानी भरा रहता है। तो जब वो कूलेंट ट्यूब में से निकलता है तो कूलेंट क्या होता है, गर्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन वाली जगह से आ रहा है जहां पर खूब सारी हीट निकल रही है, तो कूलेंट खुद गर्म हो चुका होता है। और जब कूलेंट खुद गर्म हो चुका होता है तो वो गर्म होने पर पानी जिससे कांटेक्ट में आता है उसको भी गर्म कर देता है। कूलेंट गर्म हो चुका होता है 1000-2000 डिग्री सी पर, 1,500-2,000 डिग्री सी पर कूलेंट हमारा गर्म हो जाता है और फिर ये इसके कांटेक्ट में आने वाले पानी को भी गर्म कर देता है 1000 डिग्री सी तक। और जब हमारा पानी गर्म हो जाता है तो वो भाप बन जाता है और भाप से टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलाते हैं। आया समझ में? यस सर। देख लो, किसी को और को कुछ पूछना है तो। इसके बारे में मैं और नहीं बता रहा हूँ, पूरे जो मैंने बताया है थ्योरी जो बताई आप एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। वैसे मैं कह रहा हूँ आपको नाम याद करने हैं, काम तो अभी आपको पता चली गए। कैडमियम रॉड कंट्रोल रॉड्स हैं, ये किसको कंट्रोल करती हैं? अंशुमन, ये किस चीज को कंट्रोल करती हैं अंशुमन? इलेक्ट्रॉन को सर। किसको कंट्रोल करती हैं? इलेक्ट्रॉन को सर। चल पगला, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पूरे जब सर से। आप ही ने तो कहा था इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे उन्हें कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाँ सर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। हाँ, जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं और हाँ सर। न्यूट्रॉन की संख्या कम कर देती हैं। इससे कि रिएक्शन कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। साधना दीदी, मॉडरेटर का काम क्या होता है? साधना, मॉडरेटर का काम सर, क्या होता है? हाँ, ग्रेफाइट और भारी जल को इनका काम क्या होता है मॉडरेटर का? ग्रेफाइट और भारी जल होता है ट्रू। काम क्या होता है इनका? अभिषेक, सर वो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है। हाँ, क्योंकि फास्ट मूविंग अगर न्यूट्रॉन होंगे तो सर वो मतलब सर फिजन नहीं होगा फिर। क्यों नहीं होगा फिर? सर वो वापस लौट कर आ जाएंगे। हाँ, जो न्यूट्रॉन होंगे वो यूरेनियम एटम से टकराएंगे और लौट के आ जाएंगे, और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से हमारी रिएक्शन नहीं हो पाती है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हमारी रिएक्शन हो पाती है। ठीक है भैया, तो ये हमारा रिएक्शन वाला जो टॉपिक है ये वाला खत्म हो गया। अब इसके कुछ 2, 4, 6, 8, 10 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सी शांति मिलेगी। देखिएगा, तो हमने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो क्वेश्चन कर ही लिए, न्यूक्लियस के क्वेश्चन करने हैं हमें। ये बताओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं हम? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, बोल दो, बोल के बता सकते हो इसको। न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? बताओ, कोई भी नहीं बता रहा है। अंकित, सर मास डिफेक्ट ऑफ
मास डिफेक्ट के बराबर होती है। ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा एम के बराबर होती है, ना तो प्रोटॉन, ना तो न्यूक्लियस, ना तो न्यूट्रॉन। टोटल न्यूक्लियस के मास के नहीं, मास में जितना अंतर आया है, मास डिफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा बताइएगा, एक सॉल्व करने का है, इसको सॉल्व कर लें जरा। इसको कृपया करके जल्दी से सॉल्व करके बताएं। 1 किलोग्राम मैटर में कितनी एनर्जी होती है? जूल में आंसर निकाल दें, चलेगा। जूल में आंसर निकाल दें, चलेगा। जूल में आंसर निकाल दें, चलेगा। आपको उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि किलोग्राम है। एएमयू में होता तो अलग बात होती, किलोग्राम में है ये तो। सर 9 × 10⁻13। क्या जूल? हाँ देखते हैं बाकी लोग क्या बता रहे हैं। सर 1 किलोग्राम। किलोग्राम है तो जूल में ही आएगा। डेल एम सी स्क्वायर करना है बस। नहीं सर, हमने वो 1 ग्राम समझ के उसको किलोग्राम में कन्वर्ट। नहीं नहीं, 1 किलोग्राम लिखा है ना। सर 10⁻16 होगा। देखते हैं, जूल में है। बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो आंसर जल्दी से। बोल के बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब दो लोगों का एक सेम आंसर आया, यानी कि आंसर यही होगा। 9 × 10⁻16 जूल। 3 लोगों का यही आ गया। 9 × 10⁻16 जूल। शाबाश अंशुमन, अभिषेक, बहुत बढ़िया। जल्दी करना आपके लिए बहुत जरूरी था। कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या, तुमसे नहीं बनाए हैं? क्यों, क्या कर रही थी? आगे कितनी देर टाइम लगाओगी भैया? समय की अपने पास कमी होती है। कितना तो छोटा है, c² 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ले, 1 किलोग्राम को तो ऐसे ही कैसा छोड़ दो, ऐसा ही यूनिट है, सब जूल में आ जाएगा। 3 3 जा 9, 8 दूनी 16, 9 × 10⁻16 क्या जूल। इसको एमईवी में बदलना नहीं है। अच्छा, अगर हमें जूल को एमईवी में बदलना होगा तो करेंगे क्या? जूल को एमईवी में बदलना होगा तो करेंगे क्या? बताइए, जूल को एमईवी में बदलना होगा तो करेंगे क्या? सर 931.5 मल्टीप्लाई 9 31.5 क्या? बस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है हमें जूल से। वो तो 1 एमयू की वैल्यू होती है ना। हाँ, वो 1 एमयू की होती है। वो जूल में से एमईवी थोड़ी होता है।
कौन बताएगा? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा? मेगा छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बना लो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे? 1.6 इंटू 10 की पावर हाँ, माइनस माइनस 9 से क्या करेंगे इसमें? करेंगे सर। डिवाइड कर देंगे। हाँ, जूल को अगर हमें वो बनाना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर देंगे। जूल में 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं? जूल में हम 1.6 इंटू 10, सही तो है, सही तो है, सही तो हाँ है, सर, डिवाइड सही है, करेंगे। डिवाइड कर देंगे हम। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेगा लगा दिया तो 10⁻6 का गुणा और कर देंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 -13 + 6 तो -19 + 6 तो -13 बचा जूल। ध्यान रख लीजिएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछना हो किसी को तो तुरंत पूछ लो, लेट करने की जरूरत नहीं है। हम्म, ये करो। मास डिफेक्ट दिया है हमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। मास डिफेक्ट दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। मास डिफेक्ट दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। डेल्टा एम दिया है एएमयू में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। बाइंडिंग एनर्जी बताने के लिए हम 931.5 से गुणा कर देंगे और पर न्यूक्लियन के लिए ए से डिवाइड कर देंगे। कितना ए है इसमें? हीलियम में ए कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 931.5 से गुणा करके डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? ये आंसर दिया क्या तुमने शिखा? नो सर, वो पहले सेंड किया था। अच्छा, आंसर बताओ कितना है? जिसका ये हो जाए उसके लिए अगला क्वेश्चन। It's 81.7 into 10⁻12. क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई तुम्हारी? 10⁻12। तुम सोच रही हो, तुम समझ रही हो क्या कर रही हो तुम?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और तुम कितनी 10⁻12 में निकाल रही हो। हाईएस्ट होती है आयरन की 8.8 कुछ लिखा है मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ आयरन की हाईएस्ट होती है, पता नहीं तुम क्या लिख रही हो। मास डिफेक्ट डेल्टा एम दिया हुआ है, मैं कैलकुलेशन करना थोड़ी मैं सिखाऊंगा यार। अब तुम लोग कैलकुलेशन पे ही बिल्कुल हाथ खड़े कर दो तो फिर बढ़िया है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मस्त एकदम, कर दो हाथ खड़े करो। जल्दी बताइए, मुझे तो एक ने भी आंसर नहीं दिया है ऊपर वाले का, नीचे वाला तो बात ही अलग है। चलो छोड़ दो, तुम लोग नहीं कर रहे कैलकुलेशन, मैं तो नहीं करूंगा। इसकी कर दूंगा, लेकिन मैं वो घर से कर लेना, अब नहीं हो रहा तुम लोग से। तो इसको मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दिए हुए हैं मैं। दिव्यांशी का आया, दिव्यांशी का आंसर आया है 7, सभी को बता रहा हूं मैं। दिव्यांशी का आंसर आया है 7। अब जरा मैं ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है? ऑप्शन में 7 है दिव्यांशी, ऑप्शन में 7 है। ठीक है वैभव, 7 मान लेते हैं इसको हम, 7 ठीक है। चलिए भाई, दो लोगों का आंसर आ गया 7। 7 लिख लो, 7 ही आंसर है आपका। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हीलियम आता है 7 ही आता है, बात सही भी है। और ये जो नीचे अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है सामने, इसको करके दिखाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन हमें अलग अलग दे रखा है। मैंने कहा था ऐसा होगा आपके साथ कि आपको मास दिया जाएगा, और हीलियम न्यूक्लियस का मास दिया है हमें, तो सब चीजें दे रखे हैं हमें यहाँ पर। masses of neutron and proton are 1.0087, तो mass of neutron 1.0087, mass of proton 1.0073, और mass of helium nucleus 4.0015। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला है हमारा मास डिफेक्ट का, Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ किसका बना है? हीलियम न्यूक्लियस का। तो मास डिफेक्ट आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 प्लस A माइनस Z। ए होता है 4, Z होता है 2, तो 4 माइनस 2 2, 1.0087
जोड़ के घटा देंगे 4.0015 को, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0.1, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 17। वो हाँ बेटा, सर 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा सर। 2 आएगा बिल्कुल। हाँ, माइनस 4.0015, फिर 6 4 10 की 0, 1 7 4 11 और 1 12 और 1 और 1 2 और 1 3, 0 पॉइंट 140 74 320, 0 2 और 2 4, माइनस 4.0015। अब घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 0 में 0 गया 0, 4 में 4 गया 0, क्या आया ए एम यू। ये क्या आया हमारा डेल्टा एम। हमको क्या चाहिए, पूछा क्या है हमसे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछी है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमसे बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि 0.0305 इंटू 931.5 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 0.0305 इंटू 931.5, 28.410, 28.410 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन स्मॉल में होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम चाहें तो पर न्यूक्लियन निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 7 आ जाएगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है काफी कुछ मिलते जुलते हैं। देख लो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है गिवन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की दी हमें पर न्यूक्लियन, और अल्फा पार्टिकल की दे रखी है 7.047। अल्फा पार्टिकल के लिए है 7.047। बाइंडिंग एनर्जी 2He4 7.047 per nucleon, 7.047 mega electron. Then in the fusion reaction 1H2 plus 1H2 बराबर 2He4, तो in the fusion reaction 1H2 plus 1H2 बराबर 2He4 plus Q, इस रिएक्शन में Q रिलीज्ड विल बी, Q रिलीज्ड बतानी है हमें, फाइंड Q रिलीज्ड। बताएं Q वैल्यू।
ये चारों ऑप्शन दिए हैं मैंने, इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर निकाल के दिखाना है। ये वैल्यूज हैं, देख लो, और ये ध्यान रखना पर न्यूक्लियन है। जैसे अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी इसकी पूरी निकालनी है तो आपको इसमें 2 से गुणा करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, इसमें आप टोटल 4 से गुणा करोगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी आपकी। तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी निकाल लो और उसकी निकाल लो, और यहाँ पर एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी आएगी प्लस उसको डबल कर देंगे तो दोनों की मिला करके 2 ड्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं ना, तो दोनों ड्यूट्रॉन की आ जाएगी और फिर इसकी आ जाएगी, बड़े में छोटा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा टंटड़ा। जल्दी से निकाल के बताओ, आ रहा हूं मैं। एक और आंसर आए हैं, 2 आंसर आए हैं इनफैक्ट। ओके ओके, शिखा का आया है और अंशुमन का आया है। अंशुमन इज डूइंग गुड, अंशुमन काफी कुछ कर रहा है। साधना और बाकी जो अंशुमन के साथ के जो बच्चे थे आते ही नहीं है पहली बात तो, और कोशिश भी नहीं करते हैं। अंकित का भी ठीक है, सभी का आंसर सही है। आंसर इसका ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है। जो करके देख लेना आप लोग, इसका ऑप्शन सी सही होगा बच्चों। किसी को कोई समस्या होगी तो हम देख लेंगे, और फिर इस हिसाब से आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है। हमने न्यूक्लियर का बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट कर लिया, कल हम लोग रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी कल हम लोग कोशिश करेंगे हम खत्म कर लें पूरा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स और न्यूक्लियस हो गया। ज्यादा कुछ बच ही नहीं है फिर तो। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं हम। किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? एनीवन? सर एनीवन? कैसे करेंगे? किसको कैसे करेंगे? इसी को? इसी को? हाँ और ऊपर फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना, मास डिफेक्ट। देखना जरा कहाँ गया क्यू वैल्यू का फॉर्मूला, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, ये रहा क्यू वैल्यू का। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तो हमें सी स्क्वायर करके उसे एमयू में बनाना था, अभी तो हमें बना बनाया दे दिया। तो रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी घटा देंगे तो क्यू वैल्यू निकल आएगा। नहीं आया समझ में? क्यों भैया? बाइंडिंग एनर्जी में से बाइंडिंग एनर्जी घटा देंगे, निकल आएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्यू वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? अपने को दिया है क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अपने को दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? आप 2 का गुणा करके बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे। जो मैंने 2 का गुणा किया था मैं इसे मिटा रहा हूं, लेकिन आपको एक ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, तो आपको एक ड्यूट्रॉन की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए उसमें मास नंबर का गुणा करना पड़ेगा। तो मास नंबर कितना है ड्यूट्रॉन का? 2, तो 2 का आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर उसी तरह यहाँ पर हीलियम के लिए 4 का गुणा कर, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द जो वो है हमारे रिएक्टेंट, उनकी इसकी जो आएगी 2 बार, मतलब जो यहाँ पर 2 का गुणा करके आएगी उसको फिर से 2 का गुणा कर दोगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपकी, और माइनस करोगे आप इसमें से ये वाली बाइंडिंग एनर्जी, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है यार, नहीं हो तो फिर पूछ लेना, कल यहीं से उठा लेंगे हम।
ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।